नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बोला हुआ था कि नागरिक और निवासी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो देखो बेटा एक चीज समझ लो, आज का टॉपिक भी यही है हम लोगों का। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि ये आपका आज का टॉपिक इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ था और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि जो पॉइंट आप लोगों के कंफ्यूज कर रहे होंगे कोशिश करूंगा उनको मैं इंडिविजुअली करके समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि कोई भी टॉपिक छोटे टॉपिक नहीं है। अब नागरिक और निवासी की बात जब हम लोग करते हैं तो ये पॉलिटी का टॉपिक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ करना अपने आप को। नागरिक और निवासी, ये दो अलग अलग शब्द हैं। एक तो मैंने उस दिन भी बताया था कि नागरिक जो है वो राजनीतिक अवधारणा है। कैसी है? राजनैतिक अवधारणा, और इसको निवासी वर्ड जो है वो हमारी आर्थिक अवधारणा है। ठीक, अर्थात इसका संबंध जो आएगा वो हमारे संविधान से। किससे होगा? इसका संबंध हमारे संविधान से होगा। इसका संबंध हमारे अर्थव्यवस्था से होगा, अर्थ से होगा, पैसे से होगा। अर्थ से संबंध होता है। अब देखो दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग चीजें, दोनों को अगर देखेंगे तो राजनीतिक अवधारणा और आर्थिक अवधारणा, यहां पर निवासी जो है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? व्यवस्था से। और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं समाज को भी रिप्रेजेंट करती है। अब देखो आप लोगों को कनेक्ट करना है, समाज का प्रतिनिधित्व करती है। और संविधान भी आपके समाज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों चीजें यहां पर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों ही कारक आ रहे हैं। और जो सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपकी आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताएगा, और जहां पर आंतरिक सुरक्षा होगी वो गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करेगा। गवर्नेंस, ठीक है। अब गवर्नेंस की बात की जाए तो यहीं पर जिस कल्चर की बात करेंगे आप, तो वहां के लोगों को रहन सहन सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती, तो कोई भी चीज इंडिविजुअल नहीं है, हमें ये जान के रखना। अब सबसे पहले वर्ड आता है, आखिर संविधान कहते किसे हैं भाई? इतनी बार आप लोगों ने पढ़ा है, संविधान किसे कहते हैं? अगर आपसे ये कोई भी प्रश्न पूछता है व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है आप जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मतलब क्या होता है, उसका कुछ अर्थ होता है। तो नॉर्मल सी बात है, इसको दो भागों में अगर आप डिवाइड करें तो कोई एक ऐसा दस्तावेज, इसको आप लोग ऐसे करिए,
एकदम सिंपल से सिंपल समझने का प्रयास किया करो, बहुत ज्यादा टफ करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रयास करिए कि हर चीजों को जितना आसान भाषा में कन्वर्ट कर सके आप करिए, ठीक। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसमें, आप समझो इसे, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें अब जिसमें जैसे ही आएगा वहां पर 2 लाइन खींच दो, क्योंकि जिसमें की बाद आपकी सरकार के बारे में रिप्रेजेंटेशन होगा, गवर्नमेंट के बारे में आपसे बात की जाएगी और फिर वहां के नागरिकों के बारे में बात की जाएगी। 2 लोगों के बारे में जो आपका किसी भी राष्ट्र के संविधान की जब आप बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट और अपने सिटीजन की बात करता है। तो यहां पर जिसमें सरकार, नागरिक, आप समझो इसे, तो सरकार की जब बात करेंगे तो सरकार के पास कुछ अधिकार होते हैं। सरकार के पास क्या होते हैं? पास अधिकार देता है ना। सरकार के पास कुछ अधिकार होते हैं, या हम कह लें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों, सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों, अब समझो सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य, तो फिर नागरिक के भी अधिकार एवं कर्तव्य होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नागरिक के अधिकार, नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य क्या कर रहा है? इन दोनों के, सरकार के कर्तव्य एवं अधिकार और नागरिक के कर्तव्य एवं अधिकार का उल्लेख जिन दस्तावेजों में होता है उसे हम संविधान कहते हैं। का उल्लेख होता है। अब देखो, एक कॉमन फिनोमिना मैंने तैयार किया जिसमें कुछ भी नया नहीं है, जो आप लोगों ने पढ़ा है बस उसी को मैंने डायग्रामिक रूप में तोड़ दिया कि संविधान किसे कहते हैं? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नागरिकों और सरकार के कर्तव्यों एवं अधिकारों का उल्लेख होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम संविधान कहते हैं। उसे ही हम संविधान कहते हैं। अब देखो, यहां पर कुछ भारी सा लगा आप लोगों को? कुछ भारी नहीं। अब इस तरह से सोचने का प्रयास कि भाई हमारे संविधान में किसके बारे में बात की जाए? गवर्नमेंट की बात की जाएगी या नागरिकों की बात की जाएगी? इन दोनों की ही बात की जाएगी। तो हम इन दोनों के क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं। अब आगे पॉइंट, अगर संविधान को थोड़ा सा और डिटेल किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, संविधान में सरकार के क्या कर्तव्य, इसको डिफाइन करना होता है। संविधान आपको यही तो बताता है कि सरकार के कर्तव्य क्या क्या है। सरकार के क्या कर्तव्य है, इसको आप लोग समझते हो। संविधान सरकार को क्या अधिकार दे रहा है,
अधिकार देता है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अर्थात अधिकार का मतलब क्या हो गया, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं होंगी उन सारी संवैधानिक संस्थाओं के क्या अधिकार हैं, जितनी भी, आप समझो यहां पर, जितनी भी संवैधानिक उनके क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, नेक्स्ट क्या कर्तव्य हैं। जैसे आप लोग आईएएस बनोगे, अब यहां पर आप लोग अपने दिमाग को यहां पर ले आओ, आप जिलाधिकारी हैं, आप डीएम हैं, आप एसपी हैं, आप एसडीएम हैं, आप डीवाईएसपी हैं। अब इस तरह से अपने आप को रख के यहां पर खड़ा करो और विचार करो, क्योंकि आपके सी सेट में डिसीजन मेकिंग आती है। डिसीजन मेकिंग तब आप कर पाएंगे जब आप अपने आप को फील करो। तो आप अधिकारी हो, आपके कुछ संवैधानिक अधिकार देंगे, कुछ आपका ये संविधान, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ क्या देगा, अधिकार देगा, कुछ पावर्स मिलेंगे, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी मिलेंगी। तो कुछ अधिकार हैं तो आपके कुछ कर्तव्य हैं। उन दोनों के समझना किसके माध्यम से हम समझते हैं, वो हम सारी चीजें इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते, किसके, संविधान के माध्यम से समझने का प्रयास करते। इसी प्रकार नागरिक के क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख किस पे किया जाता है, संविधान के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम नागरिक की बात करें तो यहां पर भी आपके अधिकार की बात की जाएगी, अधिकार की बात की जाएगी और आपके कर्तव्यों की बात की जाएगी। कर्तव्यों की, कि भाई अगर आपको कोई अधिकार दिए जा रहे हैं तो कुछ काम भी तो होंगे, है ना। तो इन दोनों की चर्चा किसमें की जा रही है, संविधान में। अब यहां पर जब हम लोग नागरिक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपको कहां से मिल रहा है, ये सारी चीजें राजनैतिक, नैतिक, अर्थात नागरिक। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि नागरिक किसे कहेंगे आप। अब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा कि भाई ठीक है, संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए, लेकिन है क्या नागरिक। तो क्वेश्चन आएगा नागरिक या सिटीजन कौन होगा, नागरिक किसे कहते हैं। कहते हैं भाई सिटीजन कौन है ना। अब यहां पर क्वेश्चन आया नागरिक कौन है भाई। अब सोचने वाली बात है कि अभी तक हम नागरिक नागरिक चिल्ला रहे थे संविधान में, तो नागरिक कहते किसे हैं भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। तो समझो, संविधान में उल्लेख किया गया है, तो किसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे। नागरिक वह व्यक्ति होगा, यह नागरिक वह होता है जिसके द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता होती, अर्थात नागरिक वह होता है
होता है जो कि कानून निर्माण में भाग लेता हो। क्या लेता है? भाग लेता है। या भाग लेने का अधिकार है, या भाग लेने का अधिकार रखता है। भाई नागरिक तो वही होगा ना कि देश में जब कानून निर्माण की बात की जाए तो उसकी सहभागिता होनी चाहिए। अगर मेरी सहभागिता कानून निर्माण की प्रक्रिया में नहीं है तो मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। अब आप कहेंगे साहब हम लोग तो कानून बनाते ही नहीं, कानून तो हमारी सरकारें बनाती हैं। कॉमन है, बहुत बिल्कुल सही है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। तो आपको कानून निर्माण की प्रक्रिया में जब अधिकार की बात हम लोग करते हैं तो यह दो तरीके से अधिकार मिलता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष यह अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है ना। एक तो यहां पर समझने वाला है कि नागरिक वो व्यक्ति होगा जो कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी होगा, भाग लेगा। अब वो किस रूप में भाग ले सकता है? जहां पर जनसंख्या कम होगी वहां पर लोग डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में सहभागी होते हैं। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझो। एक तो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है, और दूसरा अप्रत्यक्ष। अब देखो यहां पर अगर मैं प्रत्यक्ष में कहूं कि मैं स्वयं कानून के निर्माण में भाग लूं तो इसे क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट में कानून निर्माण में भाग ले रहा। यदि आप स्वयं कानून निर्माण में भाग ले तो इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है कि नागरिक प्रत्यक्ष रूप से स्वयं इस प्रक्रिया में कानून निर्माण में सहभागी है। अगर यही चीज क्या हो जाए, मैं अपने प्रतिनिधियों का चयन करूं, इसमें क्या होगा कि आप सभी लोग मिलकर अपने एक प्रतिनिधि का चयन करेंगे। इसमें क्या होगा?
इसके अंतर्गत हम एक प्रतिनिधि का चयन करते हैं, और जिस व्यक्ति का हम चयन करेंगे वो जाकर क्या होगा, वो जाकर कानून का निर्माण करते हैं। चयन किया और वह प्रतिनिधि कानून का निर्माण करता है। तो इसको क्या कहेंगे, जब कोई प्रतिनिधि आपके द्वारा चयन किया गया और वो जाकर वहां पर कानून का निर्माण करेगा, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष सहभागिता। क्या कहेंगे, इसे अप्रत्यक्ष सहभागिता कहते हैं। समझे? अर्थात जो भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया है, अगर हम भारत की बात करें यहां पर, तो भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया दो के पास है, एक तो केंद्र सरकार के पास और एक राज्य सरकार के पास। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, और दूसरा राज्य सरकार के पास। यहां का जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांसद। और जो प्रतिनिधि आप राज्य में चुनते हैं उन्हें विधायक कहते हैं। ये प्रतिनिधि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये सभी, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, ये दोनों ही भारतीय जनता के द्वारा चयनित विधायक एवं सांसद होते हैं। अर्थात ये जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता के प्रतिनिधि ही जनता के लिए कानून का निर्माण करते हैं। अब देखो, एक तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि प्रत्यक्ष कानून और अप्रत्यक्ष कानून में, और कि प्रतिनिधित्व की स्थिति जो यहां पर बन रही है आप लोगों के बीच में, वो क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज, यदि किसी राष्ट्र की जनता, पूरी की पूरी जनता क्या कर रही हो, कानून के निर्माण में सहभागी होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा कानून निर्मित किया जा रहा है। क्या कहेंगे? वहां पर प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा कानून
का निर्माण किया जा रहा है। और इनडायरेक्ट वे पे जब हम लोग बात करते हैं तो कॉमन सी बात है, अगर हम लोग देखें दुनिया के बड़े बड़े देशों के बारे में आप लोग सोचो समझो, वहां पर जनता डायरेक्ट कानून का निर्माण नहीं करती है। क्यों? इसे समझने की बात है। बड़े बड़े देशों में जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण नहीं करती है। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि क्यों? क्योंकि जनसंख्या अत्यधिक है। जनसंख्या अत्यधिक, विचारों में सबके मतभेद होगा। विचारों में अत्यधिक मतभेद। ठीक, अब मतभेद के बाद अगर हम देखें जनसंख्या अत्यधिक होगी, विचारों में अत्यधिक मतभेद होगा, स्थिति क्या होगी? जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जानकारी का अभाव भी होगा, का अभाव। विश्लेषणात्मक ज्ञान विश्व स्तर पर कम। एनालिटिकल पावर की अगर बात करेंगे कि विश्व में यदि कोई भी कानून हम जो नया बना रहे हैं उस कानून को हम विश्व स्तर पर भी देखते कि भैया इसके ये आयाम हुए थे, इसके ये आयाम हुए, इसके ये आयाम हुए, इसके ये आयाम हुए, इसके ये। हमें कोई एक ऐसा कानून बनाना है जिसके कॉन्फ्लिक्ट या जिसमें प्रॉब्लम्स होने की चांसेस ना के बराबर, तो उसको आपको एनालाइज करना होता है। जैसे कि आप लोग अपने प्रारंभिक परीक्षा का पेपर एनालाइज करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप लोग बार बार पीटी फेल होंगे। आप मेंस के पेपर को एनालाइज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बार बार फेल होंगे। आपको जानकारी ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर बात यह होती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी, है ना। अगर आपको ये पहले से पता चल जाए कि भैया ये चीजें मेरे सिलेबस में लिखी तो हैं लेकिन कभी पूछी नहीं जाती हैं, व्हाई शुड आई रीड, हम क्यों इनको पढ़ें। वेस्टेज मटेरियल को हटाइए, जो उपयोगी मटेरियल है उनको समझिए। अब यहां से आप एक चीजें समझ रहे हैं कि भैया जनसंख्या, विचारों में मतभेद, जानकारी का अभाव, एनालिटिकल पावर नहीं रहेगी, और अगर इस तरह की स्थिति में कानून बना तो कानून कैसा हो जाएगा? विफल कानून होगा। विफल कानून होने की स्थिति ज्यादा। तो जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसीलिए जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जहां जनसंख्या
ज्यादा हो जाएगी, वहां पर प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून का निर्माण कराया जाता है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। जहां जनसंख्या अधिक होती है वहां पर प्रतिनिधि के माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इसी को फॉलो करती है, अर्थात अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्रों में प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कानून का निर्माण किया जाता है। अर्थात अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कानून का निर्माण होता। ठीक, अगर इंडिया की बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल में समझो, अगर हम भारत को लें, अपना भारत देश महान, भारत की बात की जाए तो जनता क्या करती है? जनता अपने प्रतिनिधियों का अपने निधियों का चयन करती है और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? कानून का संसद में जाकर कानून का निर्माण करते हैं। इनके माध्यम से जनता संसद में कानून का निर्माण करती है। इसीलिए जब किसी भी सांसद को किसी भी प्रकार से दंडित किया जाता है या उसको संसद जाने से रोका जाता है तो कहा जाता है कि ये व्यक्ति लगभग 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आप 10 लाख जनता के विचारों, अभिव्यक्ति और उनके कानूनी अधिकार को क्या कर रहे हो? हनित कर रहे हो उनके अधिकार। क्योंकि यहां पर क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? यहां पर जनता से। इलेक्शन अभी आ रहा है, आप लोगों के यहाँ संसद जी पहुंचेंगे ऐसे हाथ जोड़ के, तो उसका मेन ये है कि आपके वोटिंग राइट से ही इनको क्या होगा? अधिकार मिलेगा संसद जाने का। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई?
अब देखो, जब हम इस प्रोसेस में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अभी यहीं पर नागरिक के एक एक चीजें बाहर निकल के आने लगेंगी। जहां हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात की जाएगी, एक ऐसा तंत्र जो जनता के द्वारा संचालित होता है, एक ऐसा तंत्र जो जनता के द्वारा संचालित होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अब देखो, जनता के द्वारा संचालित हो रहा है, ठीक। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लोकतंत्र की, तो पहला वर्ड आएगा कि जनता के द्वारा संचालित या जनता के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था। जनता के द्वारा संचालित या जनता के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था, वो क्या हो जाएगी? लोकतंत्र। अगर जनता के द्वारा संचालित हो रही है तो ये कंट्रोल भी किसके द्वारा होगी? जनता के द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? जनता के द्वारा ही नियंत्रित भी होती है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा नियंत्रित होती है। अब इसका नियंत्रण कैसे करेगी जनता? क्या ठीक है भाई, 5 साल के लिए मान लीजिए किसी राम मोहन लाल को भेज दिया गया, राम मोहन लाल पहुंच गए संसद। अब उनको लगा कि अब मैं सांसद हो गया हूं, अब क्यों मैं जनता की सुनूं? नहीं सुनूंगा, कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं करूंगा। आप लोग आए कि साहब मेरे यहाँ पर क्या है, प्राथमिक विद्यालय था वो सही नहीं चल रहा है, उसमें व्यवस्थाएं नहीं सही है, उसमें पानी व्यवस्था नहीं है, उसमें वॉशरूम नहीं है बच्चियों के लिए, तो फिर वो नहीं कुछ कर रहा है, क्या नहीं करूंगा। तो फिर अगले 5 वर्ष में, 5 वर्ष बाद जब आप फिर से हाथ जोड़ के आएंगे कि भैया वोट हमें ही दीजिएगा, तो जनता फिर इस पर क्या हो जाएगा? नियंत्रित करेगी। क्या ऐसा है भाई, पिछली बार दिए थे नहीं किए ना कुछ, चलो हटो। तो नियंत्रण भी वास्तविक किसका होगा? जनता का। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि हर गवर्नमेंट एक चीज कहती है कि अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग स्वविवेक पर करें, किसी के कहने पर नहीं, किसी के बोलने पे नहीं। क्यों? क्योंकि एनालाइज जब तक नहीं करोगे कि आखिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपको रोजगार देगा, जो आपको शिक्षा देगा, जो आपके सारे काम कर रहा है, कौन सी सरकारें हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन सा सिस्टम है, तो आपके लिए सरकार, मतलब आप तो विधायक सांसद को ही देते हो ना, आपके काम तो उन्हीं से पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो काम पढ़ेगा नहीं आपका, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी हम अपने गांव देहात में देखते हैं। अच्छा देखो, एक चीज और समझो कि गांव के लिए जो बात करते हैं तो उनके लिए सरकार मतलब होता है प्रधान, विधायक जी, सांसद जी, वो इन्हीं को जानते। अगर ये लोग अच्छा काम करेंगे तो नो डाउट उनको वोट मिलते हैं, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक। तो किसका नियंत्रण होगा? जनता के द्वारा नियंत्रित हो।
करती है। नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करेंगे कि जब कोई भी चीज जनता के द्वारा नियंत्रित होगी तो नॉर्मल सी तीसरी कंडीशन जो बनेगी डेमोक्रेसी में, वो किसकी बात करेगी? वो जनता के हितों की बात करती है। तो लोकतंत्र में क्या होगा? जनता के हितों के लिए काम। भाई सरकार जिसकी है, जिसके द्वारा चल रही है, अगर मैं फुल फेज पे काम कर रहा हूं तो मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा ना। तो नॉर्मल सी बात है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सब कुछ क्या हो जाएगा? जनता के हितों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट काम करेगी। और अगर हम यहां पर बात करें, ये सारी चीजें तो ठीक है डेमोक्रेसी में, अगर यहां पर जनता के पास एक चीज ना हो, कानून बनाने का अधिकार, अगर यहां पर एक लाइन हटा दिया जाए, कानून बनाने का अधिकार अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपके द्वारा ना ये संचालित होने लगेगा, ना आपके द्वारा कुछ समय बाद ये नियंत्रित होने लगेगा, और ना ही आपके बारे में सोचा जाने लगेगा। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, जब आपके सांसद विधायक अपने आप को ये समझ लेंगे कि आपको बल्लू बनाया जा सकता है, वो किसी मुद्दों पे आपके मानसिक स्थिति में ब्रेन वॉश कर सकते हैं, तो जिस दिन उन्होंने आपसे कानून बनाने का अधिकार छीन लिया, उस दिन धीरे धीरे आपकी संचालन शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके द्वारा नियंत्रण, जो जनता का नियंत्रण था डेमोक्रेसी में, वो कमजोर होने लगेगा, और जो जनता के हितों के लिए काम हो रहा था वो हटकर यहां पर किसके लिए चली जाएगी? कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ जाएगी। अर्थात फिर पूरी की पूरी व्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर जाएगी। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लिंकअप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कानून बनाने का अधिकार आपके पास नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, डेमोक्रेसी पर फिर जनता का अधिकार नहीं होगा। तो फिर लास्ट में जब ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं, वहां पर आपको एक अधिकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कानून बनाने का अधिकार। और जब ये कानून बनाने का अधिकार होगा तो इस पूरी व्यवस्था में किसका कंट्रोल हो जाएगा? नियंत्रण होगा। जब आप कानून बनाएंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तब डेमोक्रेसी में आपका पूर्ण नियंत्रण होगा, नहीं सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। क्या हो जाएगी? अगर ये कानून का अधिकार आपसे छीन लिया जाए तो नॉर्मल सी बात है, सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, जनता का नियंत्रण समाप्त हो जाएगी। उसी समय देश में क्या आ जाती है? तानाशाही की स्थिति धीरे 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 उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए यहां पर देखते होंगे इंडिया में आप लोग, तो भारत सरकार पर नियंत्रण जनता का होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जनता के सामने झुकते हैं, है ना। जब वोट लेने जाते हैं ऐसे करते हैं कि भैया आप इलेक्शन आ गया, आप लोग हमारा ध्यान दीजिए, हमने आप लोगों के लिए ये काम किए। तो सारी सरकारें अपनी योजनाएं, अपने काम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते कि नहीं भैया हमने किया। विपक्ष कहता नहीं इन्होंने नहीं किया, दूसरा पक्ष कहता नहीं ये चुट्टे रह गए हैं, इन्होंने ये काम कर लिया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने करप्शन किया। तो एक दूसरे का क्या है कि जिसको जनता पसंद करेगी उसको लाइक। नियंत्रण किसका हो गया? जनता का हो गया। अब देखो, जिस व्यक्ति को, जब जनता को कानून
निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है तो वो क्या होते हैं, वह नागरिक कहलाता है। अब यहां पर समझो, जब जनता को कानून निर्माण में भाग लेने का अवसर जब जनता को कानून निर्माण में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है या भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, कानून निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है तो उसे उस राष्ट्र की या उस राष्ट्र का नागरिक कहा जाता है, उस राष्ट्र का नागरिक कहा जाता है। अब समझ लिए कि नागरिक मतलब क्या हो गया। अगर हम नागरिक की बात करेंगे तो नागरिक जो होगा वो देश के कानून निर्माण में सहयोगी होगा, सहभागी होगा। क्या होगा, कानून निर्माण में सहभागी होगा। आप समझते हुए चलना, यहां पर कानून निर्माण में सहभागी होगा, वो क्या कहा जाएगा, उसे ही आप लोग नागरिक कहेंगे। और जब हम किसी निवासी को कानून निर्माण में भाग लेने का अवसर देते हैं, यह कहा जाता है कि भाई यह निवासी, यह भारत का निवासी बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो दूसरा वर्ड आता है निवासी। जब ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी बन गया है, जब यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी बन गया है, अर्थात वह भारत की आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। अर्थात वह भारत की आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। ठीक, सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, आर्थिक गतिविधि में शामिल है। नागरिक ये कहां का है, नागरिक ये यूएसए का है, इसके पास सिटीजनशिप, नागरिकता कहां पर है, यूएसए की है। इसके पास जो नागरिकता का अधिकार है, अर्थात कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी के रूप में यदि यह है तो कहां पर है, अमेरिका में है, भारत में नहीं।
जैसे अब देखो, नागरिक और नागरिकता में थोड़ा सा डिफरेंसेस अभी आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो यहां पर समझो, सबसे पहले मान लो कि ये कोई नया उद्योग लगाया गया, नया उद्योग लगा और कंपनी कहां की है, कंपनी कहां की है, यूएसए की। यूएसए ने अपना नया उद्योग कहां पर लगा दिया है, और लगा कहां, कंपनी है यूएसए की, और काम कहां कर रही है, काम भारत में। ठीक, अब समझते हुए जाना। तो भारत में यूएसए के कुछ नागरिक भी आएंगे काम करने। भारत में यूएसए के नागरिक काम करने आएंगे। अब यहां समझते हुए जाना, आएंगे, कॉमन सी बात है। और जब ये यहां पर आएंगे तो इनको क्या कहा जाएगा कि ये भारत के निवासी हैं। क्यों आए हैं, ये काम करने के लिए भारत में आए। ठीक, ये अपनी कंपनी को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये निवासी हैं, इनको भारत में, भारत सरकार ये नहीं कहेगी कि भैया ये निवासी हैं तो ये किस लिए आए हैं, क्योंकि ये किसके उद्देश्य से हैं, काम या रोजगार के अवसर हेतु आए। अब यहां पर रोजगार करेंगे तो ये क्या करेंगे, धन का अर्जन करेंगे। ठीक, लेकिन भारतीय कानून के निर्माण की प्रक्रिया में इनका सहयोग नहीं होगा, परंतु भारतीय कानून निर्माण प्रक्रिया में सहभागी नहीं होते हैं। आप समझते जाना, क्योंकि ये जब भी हम इसकी बात करते हैं निवासी, तो धन अर्जन मतलब क्या हो गया, ये धन अर्जन का काम क्या है, आर्थिक अवधारणा है, आर्थिक विचार है। तो हम इनको निवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास हमारे कोई भी संवैधानिक अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए वो इनको नहीं दिए जाते। मतलब निवासी को, जो निवासी होगा, निवासी को संपूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त होते, अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। अब इसे ऐसे समझो कि उद्योग लगा, सब कुछ है। जैसे हम लोग, कभी आप लोग अंडमान निकोबार में जाइए, कभी हिमाचल में जाइएगा और बॉर्डर एरिया की जब बात आएगी, वहां पर आपको निवासी और नागरिक में बड़ा अंतर समझ में आएगा। वहां पर स्पष्ट लिखा जाता है, एक बोर्ड लगा रहता है, वहां पर लिखा रहता है केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही प्रवेश है, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। क्लियर है कि जब हम भारतीय नागरिकों की बात कर रहे हैं
मतलब उनको, जिनको भारतीय संविधान में कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनाया गया है, केवल वही बाउंड्री लाइन या बॉर्डर एरिया में प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी बाहरी पर्यटक उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो क्लियर हुआ कि जो नागरिक के पास अधिकार है वो निवासी के पास अधिकार नहीं है, अर्थात इनके पास आर्थिक गतिविधि करने का अधिकार है। जो निवासी होता है वो आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त होता है। जो निवासी होगा, निवासी इन द सेंस आर्थिक अवधारणा, इन द सेंस आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त, आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त, राजनीतिक गतिविधियों में नहीं। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता नहीं। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता नहीं, मतलब मतदान देने का अधिकार नहीं है। क्या है? मतदान करने का अधिकार नहीं। और जब आप मतदान करेंगे नहीं तो नॉर्मल सी बात है, आप प्रतिनिधियों का चयन नहीं कर सकते हैं। शामिल नहीं। अब जब इस तरह की स्थितियां बन गई हैं तो आप कहां पर केवल और केवल इस विचार से ही आगे निवासी नहीं बढ़ सकता है। अब समझ में आया कि राजनीतिक गतिविधियों में आप संलिप्त नहीं हो सकते हैं, अर्थात कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी नहीं। मतदान देने का कानून निर्माण की प्रक्रिया में तब सहभागी होंगे जब आप मतदान करेंगे, और मतदान का मतलब है कि सीधा सा कि आप प्रतिनिधियों का चयन करेंगे, और जब प्रतिनिधियों का चयन करेंगे तब वो कानून का निर्माण करेंगे, तब वो राजनीतिक अवधारणा के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब अगर नागरिक की बात की जाए, नागरिक जो होगा भारत का सिटीजन होगा, भारत का जो सिटीजन होगा वो सबसे पहले उसके पास अधिकार क्या होता है? वोटिंग राइट्स। आपको वोट करने का अधिकार है। आप लोग करोगे, अभी कुछ ही समय में शुरुआत होने वाली है। तो नागरिक के पास क्या होता है? मतदान देने का अधिकार, और मतदान देने से ही आप क्या कर रहे हैं? मतदान देने का जब आपको अधिकार होगा तो ये समझो, यहां समझो, मतदान देने का अधिकार होगा तो इसका मतलब ये स्पष्ट एक लाइन में क्लियर हो जाएगा कि साहब आप मतदान कर सकते हो। तो इसका मतलब आप अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप
अपने निधियों का चयन कर सकते हैं। और जब आप अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे तो चयनित प्रतिनिधि क्या करेंगे? संसद में जाकर कानून का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? चयनित प्रतिनिधि संसद में कानून का निर्माण करेंगे। और ये कानून कैसे होंगे? आपके हित में होंगे। ये जनता के हित में कानून निर्माण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पर नियंत्रण किसका है? जनता का। जनता का क्या होता है? नियंत्रण होता है कि नहीं, अगर हमारे हित में काम किए ना तो अगली बार 5वीं बार जब गांव में आते हैं, अभी सांसद साहब आएंगे आपके यहाँ, विधायक साहब आएंगे, तो कुछ गांव वाले दौड़ा ले रहे हैं। तो दौड़ाने का मतलब क्या हुआ कि दौड़ा लेते कि पिछली बार तो आए थे, वोट मांगने आए थे पिछली बार, भाई बोले थे कि नाली सही करा देना, पानी की व्यवस्था अच्छी करा देना, यहाँ पर हम लोगों के यहाँ नहर नहीं आ रही, नहर की व्यवस्था करा दीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छे होने चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार के अवसर होना चाहिए, उद्योगों की व्यवस्था करिए। तो ये क्या है? जब इन सब चीजों की, जब आपकी बात को, आप बात रखने का अधिकार तब आपको प्राप्त होगा जब ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। और निवासी के पास ये अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात नागरिक की जब भी बात की जाएगी तो हमेशा ये कैसी होगी? ये राजनैतिक अवधारणा होती है। अवधारणा, ना कि आर्थिक अवधारणा है। आर्थिक, यहां पर नागरिक के पास अपने कुछ कर्तव्य है, कुछ अधिकार दिए गए हैं। निवासी के पास अधिकार लिमिटेड संविधान देता है, नागरिक के पास सारे अधिकार आपको अपने देश के प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं? जिस आर्टिकल 19 की बात करते हो, 21 की बात करते हो, तो ये सारे अधिकार आपको मौलिक रूप से, मौलिक अधिकार जो आपके हैं वो आपको प्राप्त है। और मौलिक कर्तव्य जो वो आपको करना चाहिए। उसमें कहा जाता है कि ऐसा संविधान में कहा गया है कि आपको ऐसे आचरण करने चाहिए। लेकिन आप लोग तो आचरण कैसे करते हो? ये समझ में आया इतना पॉइंट नागरिक और निवासी में। अब नागरिक की बात कर ली तो वो भारत का ही नागरिक है। अगर भारतीय नागरिक अमेरिका में जाकर नौकरी करता है तो वो क्या हो जाएगा? अमेरिका के लिए वो निवासी होगा। यदि भारतीय नागरिक अमेरिका में काम करता है तो वह अमेरिका या यूएसए के लिए क्या हो जाएगा? निवासी होगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर पैसा कमाने गया है। क्या करने गया है? जो हमारे देश से गया है वो पैसा कमाने गया है। सीधी भाषा में तो यही कहा जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है रोजगार करने गया है।
और अगर कोई भी सरकार यह कहती है कि निवासी को नागरिक बन रहा है, यह कहा जाए यदि कोई निवासी किसी राष्ट्र का नागरिक बन रहा है या नागरिक हो गया है या नागरिक हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? उस निवासी को, ये जो निवासी है, इस निवासी को राष्ट्र की तरफ से क्या कर दिया गया? मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इसका मतलब अर्थात राष्ट्र की तरफ से, एक्स राष्ट्र की तरफ से इसे मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। ठीक, मतदान का मतलब है सीधा कानून निर्माण में सहयोगी या सहभागी, कानून निर्माण में सहभागी, तो वो क्या हो जाएगा? वहां का नागरिक कहलाएगा, नागरिक हो जाएगा। तब निवासी वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आया कि भाई निवासी और नागरिक में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंसेस है। एक राजनीतिक है, एक आर्थिक अवधारणा है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और एक को क्या है? आर्थिक अधिकार प्राप्त है, जो कि कहीं ना कहीं संविधान के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक, लेकिन ये क्या हो गया? जो निवासी है उसे आर्थिक अधिकार ही प्राप्त है। जब भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि भारत के शिप में है या भारत के आप प्लेन उड़ा रहे हैं या कुछ भी भारत के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भारत का निवासी ही कहा जाएगा। अगर आप इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को लेकर यूएसए गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं, कनाडा गए हैं, रसिया गए हैं, जर्मनी गए हैं, यूक्रेन गए हैं, गाजा गए हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो उस समय कहा जाता है कि ये सभी इसमें जो वर्कर हैं वो भारतीय निवासी हैं, ना कि भारतीय नागरिक हैं। अर्थात उसमें हो सकता है कि जो एयर होस्टेज हों, कुछ इस्तांबुल से हों, कुछ ईरान की हों, कुछ इराक की हों, कुछ सऊदी अरेबिया की हों, कुछ आपकी यूएसए की हों, कुछ फ्रांस हों, कुछ लंदन की हों, तो मल्टीपल जगह की हम लोगों के यहाँ एयर होस्टेज काम कर सकती हैं। तो नॉर्मल सी बात है, फ्लाइट जो उड़ा रहा हो पायलट हमारा, वो पायलट अलग अलग कंट्रीज हो सकते हैं, मलेशिया के हों, चाहे थाईलैंड के हों, चाहे कंबोडिया के, लाओस के, इंडिया का है तो वो तो सिटीजन ही है इंडिया का। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भारत में आर्थिक गतिविधि के लिए आता है तो उसे हम भारत का निवासी कहते हैं, क्योंकि वो भारतीय संविधान में मतदान करने का अधिकारी नहीं होता है। और नागरिक के पास मतदान देने का अधिकार है
और मतदान से वो अपने प्रतिनिधि को चुनता है। प्रतिनिधि चुनने के पश्चात वो क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है और कानून में उसका नियंत्रण होता है। तो इन चीजों के डिफरेंसेस जो हैं आप लोगों को, वो शायद मेरे हिसाब से जितना मैं सिंपल कर सकता था सिंपल किया, समझाने का प्रयास था। तो चीजें अगर समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनको अभी भी ना समझ में आया हो वो लोग भी मुझे कमेंट कीजिएगा। तो दोनों ही पक्षों को कमेंट करना है, दोनों ही पक्षों को बताना है अपनी अपनी बातें की चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर होती हैं कि नहीं। और कोशिश किया कीजिएगा कि वीडियो अगर छूट जाए तो आगे दूसरे दिन देख लीजिए, तीसरे दिन अपना नोट्स जरूर क्रिएट करिए, क्योंकि यही जो ये पढ़ाया जा रहा है निवासी शब्द, नागरिक शब्द, इन्हीं वर्ड से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में और आप उससे क्या क्लियर नहीं कर पाते हो। निवासी, नागरिक, इन्हीं शब्द जाल में फंस जाते हो। तो शब्दों का मोह जाल है पूरा का पूरा पेपर। जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप ये कतई मत सोचिए कि आप लोग सफलता की तरफ अग्रसर हैं। तो प्रयास करिए कि मेहनत करते रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को आप जिस लेवल पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, लॉन्ग नोट्स बनाना है, जैसे बनाना है आप बना के अपनी चीजों को मेंटेन करने का प्रयास करिए। मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।